जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक है, कौन सा? क्रमचय समूह। ठीक है, अलजेब्रा की फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारी नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर है और लास्ट भी यही है, क्रमचय या परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक है, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जितने भी मेरे दोस्त वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना कहाँ दिक्कत आ रही है आपको। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है हमारी डेफिनेशन, क्रमचय ग्रुप यानी परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है। ठीक है, बीएससी के अंदर शायद थर्ड ईयर के अंदर है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग ईयर में हो सकता है अलजेब्रा का पेपर, वो अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्रमचय यानी परम्यूटेशन ग्रुप की डेफिनेशंस क्या होती है। यदि किसी परिमित समुच्चय क्या होना चाहिए, फाइनाइट सेट होना चाहिए, ए के लिए कोई फलन एफ ए क्रॉस ए में परिभाषित एकैक आच्छादक फलन है तो एफ को क्या बोलेंगे, क्रमचय समूह बोलेंगे। ठीक है, तो फलन एफ क्रमचय कहलाता है या क्रमचय ग्रुप कहलाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्या बताया मैंने, क्रमचय की डेफिनेशन क्या हुई, क्रमचय समूह की डेफिनेशन। यदि कोई परिमित समुच्चय ए है, ठीक है, उस पर कोई फलन परिभाषित है एफ ए क्रॉस ए से। ठीक है, तो वह क्या किस प्रकार होना चाहिए, एकैकी आच्छादक है। अगर वो फलन किस प्रकार है, एकैकी आच्छादक है, तो उस फलन एफ को क्या बोलते हैं, क्रमचय समूह कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आएगा डेफिनेशन। देखो, क्रमचय की घात की परिमित समुच्चय ए के अवयवों की संख्या ही क्रमचय की घात कहलाती है। यानी परम्यूटेशन ग्रुप में जितने एलिमेंट होंगे हमारे, वही उसकी क्या होगी, उसकी घात होगी। आ रही है बात समझ में? ये नॉर्मल डेफिनेशंस हैं, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखना। आगे जब हम थ्योरम्स करेंगे तो इनमें भी थोड़ी बहुत यूज होती रहती हैं, तो ये ध्यान रखना कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी सबसे पहले हमें डेफिनेशंस आना जरूरी है। आ रही है बात समझ में? तो देखो एग्जाम्पल देखो, एक ए में मैंने कोई 3 एलिमेंट लिए एक्स वाई और जेड, तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 3 एलिमेंट होगी, तो इसकी घात कितनी होगी, 3 होगी। मैंने क्या बताया था, क्रमचय में अगर हम क्रमचय की घात देख रहे हैं तो परिमित यानी फाइनाइट सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे वही उसकी क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। तो एक्स वाई और जेड क्या है, इसके 3 एलिमेंट हैं, तो इसकी घात कितनी हो गई, 3 होगी। अब हम नोटेशन देखते हैं कैसे, कि जैसे मान लो यहाँ पर फाइनाइट सेट है, उसमें 3 एलिमेंट थे, अगर एलिमेंट n एलिमेंट हो तो फिर किस प्रकार करेंगे वो भी देखो। तो लिखो नोटेशन, माना कि समुच्चय ए एक n अवयवों का परिमित समुच्चय है। ए क्या ले लिया, n अवयवों का फाइनाइट सेट है, तो ए के किसी क्रमचय f ए से ए पर निम्न प्रकार प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, किस प्रकार, x1 x2 x3 xn, f ऑफ x1 f ऑफ x2 f ऑफ x3 f ऑफ xn। अब मैं क्या कर रहा हूं, f ऑफ x1 को क्या लिखूंगा, y1, f ऑफ x के स्थान पे क्या कर दिया y1, f ऑफ x2 के स्थान पे क्या कर दिया y2, f ऑफ x3 के स्थान पे क्या कर दिया y3। इसी प्रकार f ऑफ xn के स्थान पे क्या कर दिया yn। आ रही है बात समझ में? वेहर yi यानी y1 क्या है, f ऑफ xi। ठीक है, जो फंक्शन होता है उसे तो हम f ऑफ x को क्या बोलते हैं, y के रूप में बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? तो नोट लिखो, यदि किसी परिमित समुच्चय A में अवयवों की संख्या n है, यानी अगर किसी परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या n है, तो इस समुच्चय के n फैक्टोरियल क्रमचय होंगे तथा इसे an द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर किसी सेट में, फाइनाइट सेट में n एलिमेंट है, तो उन n एलिमेंटों के, ठीक है, उन n एलिमेंटों के समुच्चय को n फैक्टोरियल क्रमचय बनेंगे। कितने n फैक्टोरियल क्रमचय होंगे। यानी हम कोई एग्जांपल लेंगे एक ऐसा जिसमें जितने एलिमेंट होंगे उसके उतने फैक्टोरियल के रूप में क्रमचय बनेंगे। किस प्रकार बनेंगे, अभी एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब एग्जांपल के द्वारा समझते हैं किस प्रकार n फैक्टोरियल इनके परम्यूटेशन बनते हैं। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ तक नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो साथ के साथ, अगर अभी नोट नहीं कर रहे हो तो मैं मिटाता हूं फिर। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल।
यानी n फैक्टोरियल किस प्रकार कितने क्रमचय बनेंगे। तो आप नोट्स तैयार करते रहना साथ के साथ, और जितने भी मेरे दोस्त वीडियो को देखते हैं वो एक तो लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते अपने दोस्तों के साथ। मैंने कल एनालिसिस किया था कि 75% जो स्टूडेंट्स वीडियो को देखते हैं वो अनसब्सक्राइब रहे, यानी उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे एक ही तो रिक्वेस्ट की जा रही है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपसे कोई फीस तो हम यहाँ पर ले नहीं रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अच्छे से मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें वह अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास कब आएगा, जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे और बेल आइकन को प्रेस कर रखे होंगे, ऑल पर उसको क्लिक कर देना। तो जब भी मेरा कोई भी वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो देखो एग्जाम्पल a इक्वल टू एक्स वाई और z, जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी को हम क्रमचय के फैक्टोरियल के रूप में लिखेंगे। यानी उसमें अगर कोई फाइनाइट सेट हो, ठीक है, तो उसमें जितने एलिमेंट होंगे उनका फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल टाइप में उसमें क्रमचय होंगे। तो किस प्रकार होंगे, देखो एग्जाम्पल इसके किस प्रकार हम क्रमचय बना सकते हैं, क्रमचय समूह बना सकते हैं। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक तो ये बन गया। एक्स वाई जेड एज इट इज रख दो, वाई जेड एक्स, एक्स वाई जेड। क्या किया मैंने, एक्स वाई जेड, एक्स के स्थान पे क्या रख दिया वाई, वाई के स्थान पे क्या रख दिया जेड। अब क्या करूंगा मैं, जेड एक्स और वाई, कैसे, वाई के बाद में क्या आएगा जेड, जेड के बाद में क्या आएगा एक्स, एक्स के बाद में क्या आएगा वाई। इस प्रकार में रख रहा हूं। देखते हैं और भी कोई बनते हैं क्या। एक्स वाई जेड, अब एक्स रख दिया, वाई रख दिया, जेड रख दिया। अब यहां मैं क्या रख सकता हूं, अब यहां पर देखो वाई के स्थान पे क्या रख सकता हूं मैं, जेड भी मैंने रख दिया, एक्स भी मैंने रख दिया, और वाई है ही एज इट इज। अब इनको इंटरचेंज करता हूं, एक्स जेड वाई, देखो है क्या नहीं है, एक्स एज इट इज, वाई जेड को इंटरचेंज कर दिया, एक्स वाई जेड, वाई को एज इट इज एक्स जेड। बताओ है क्या ऐसा, नहीं है ना, एक्स वाई जेड, जेड जेड एज इट इज वाई और एक्स। बताओ है क्या ऐसा कोई, इसके अलावा भी और कोई बन सकता है क्या, बताओ, आप ट्राई करो। मैंने बताया था कि इसमें जितने एलिमेंट होंगे उनके फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल इसमें क्रमचय बनेंगे। अभी लास्ट नोट मैंने लिखवाया था कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट हो तो उसका क्रमचय कितने फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल टाइप में बनेंगे, ठीक है। तो देखो 3 का फैक्टोरियल 6 हो गया, तो 6 परम्यूटेशन बन गए। इसके अलावा भी कोई बन सकता है कि, तो आप प्रैक्टिस करके बताओ कोई बन रहा है, चेक करना आप, इनके अलावा नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहां तक नोट करो आप। इसी प्रकार एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ए सेट इक्वल टू 0 1 2। तो इसके कितने परम्यूटेशन बनेंगे, देखो 0 1 2 0 1 2, दूसरा बनेगा 0 1 2 एज इट इज। अब इनको इंटरचेंज करेंगे, 1 2 0, एक तो ये हो गया, ये एज इट इज, 1 के आगे 2
2 के आगे 0 और 0 आगे 1, 3 हो गए। अब 3 और बनेंगे, कौन से बनेंगे देखो, 0 1 2, 0 एज इट इज, 2 1, 0 1 2, 1 एज इट इज, 0 2, 0 1 2, 2 एज इट इज, 1 0। आ रही है बात समझ में? तो कितने इसके बन गए, n कितना था 3, तो क्रमचय कितने बनेंगे 3 फैक्टोरियल यानी 6। और भी कोई बन सकता है क्या, आप बताओ मेरे को। यहां पर आप ट्राई करना, यही 6 ही इसके क्रमचय यानी परम्यूटेशन ग्रुप बनेंगे। आ रही है बात समझ में? यहां तक नोट करो एग्जाम्पल, आगे फिर मैं लिखवाता हूं आपको। नोट कर लिया होगा, मिटा देता हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रमचय के गुणन, ठीक है, तो लिखो। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी क्रमचय गुणन, ठीक है। क्रमचय गुणन क्या होता है, किसी परिमित समुच्चय ए पर परिभाषित कोई दो क्रमचय, ठीक है, कितने, दो क्रमचय एफ जी हैं, तो क्रमचय एफ जी गुणन निम्न प्रकार परिभाषित करेंगे। यानी एफ और जी का गुणन किन किन प्रकार से हम परिभाषित करेंगे वो देखो। एफ डॉट जी ऑफ एक्स को किस प्रकार लिखेंगे, एफ ऑफ जी एक्स, एफ जी ऑफ एक्स। 12th क्लास में स्टडी की होगी आपने फोग, एफ ओ जी फोग, जी ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं संयुक्त फलन के रूप में आपने पढ़ा होगा। ये एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ पढ़ा होगा। तो देखो इसी प्रकार जी डॉट एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू कहां से है, एस से है। प्रत्येक x के लिए क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। हमने एक एग्जांपल ले लिया, माना समुच्चय A में कोई एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इनका हमें क्या करना है, सबसे पहले तो गिवन है कि f इस प्रकार है और g इस प्रकार है, तो f ऑफ g और g ऑफ f हमें फाइंड करना है। आ रही है बात समझ में? क्रमचय गुणन के अंदर हमें दो क्रमचय दिए हुए होंगे, ठीक है, f एंड g, ठीक है, उनका हमें मल्टीप्लाई करना है, गुणन करना है। वो किस प्रकार करेंगे, एफ ऑफ जी, किस प्रकार, जैसे आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा संयुक्त फलन, वही ये टॉपिक है। इसको हमने किसके लिए पढ़ रहे हैं, क्रमचय परम्यूटेशन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसको किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ 1 कितना होता है, एफ ऑफ 2 कितना है, यहाँ पर एफ ऑफ 1 कितना है बताओ। एफ ऑफ 1 करूँ तो कितना आ रहा है 3, एफ ऑफ 2 करने पे कितना आ रहा है 1, एफ ऑफ 3 करने पे कितना आ रहा है 4, एफ ऑफ 4 करने पे कितना आ रहा है बताओ 2। इसी प्रकार जी ऑफ 1 कितना है बताओ 2, जी ऑफ 2 कितना है बताओ 3, जी ऑफ 3 कितना है 4, और जी ऑफ 4 कितना है 1। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। एफ ऑफ 1 यानी एफ ऑफ 1 की इमेज क्या है 3, एफ ऑफ 2 की क्या है 1, एफ ऑफ 3 इक्वल टू कितना है 4 है, एफ ऑफ 4 इक्वल टू कितना है 2 है। इसी प्रकार जी ऑफ 1 इक्वल टू कितना है 2 है, इसी प्रकार जी ऑफ 2 इक्वल टू कितना है 3 है, जी ऑफ 3 इक्वल टू कितना है 4 है, जी ऑफ 4 इक्वल टू कितना है 1 है। आ रही है बात समझ में? ये हमने यहाँ तक नोट कर लिया। आगे देखो, अब क्या करेंगे, एफ ऑफ जी, ये चीजें हमारे काम में आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना जिसने नहीं लिया हो। अब आगे देखो इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं।
ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। एफ डॉट जी ऑफ एक्स हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ जी एक्स, फिर उसको किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। इसी प्रकार जी के लिए है, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं इस फॉर्मूले को। क्या था, एफ ऑफ जी एक्स को किस प्रकार लिख रखा था, एफ ऑफ जी एक्स, इसको फिर किस प्रकार लिखा था, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारा एफ ऑफ जी एक्स कितना है, हम जी एक्स देखेंगे, जी1 के लिए देखेंगे, तो देखो जी1 कितना है, ये कितना आ रहा है, एफ ऑफ जी1, जी1 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 क्या आ जाएगा हमारा 1। आ रही है बात समझ में यहाँ तक। यही पैटर्न हमें करना हर पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, x बिलोंग्स टू एक के लिए, ए में जितने एलिमेंट है उनके लिए, सभी के लिए इस प्रकार हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे देखो, एफ ऑफ G2, अगर x के स्थान में मैंने के लिए 2 लिया तो क्या आ जाएगा बताओ, एफ जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है बताओ, जी ऑफ 2 ये रहा, कितना आ रहा है 3, एफ ऑफ 3 कितना आ रहा है बताओ, एफ ऑफ 3 आ रहा है 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। इसी प्रकार यहां पर देखो, एफ ऑफ G3, तो ये कितना आ जाएगा, एफ ऑफ G3 की वैल्यू कितनी है 4 है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है बताओ, एफ ऑफ 4 की वैल्यू है 2, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे एफ ऑफ G4 के लिए, एफ ऑफ G4 के लिए, तो किसकी वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ G4 कितना है 1, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है बताओ, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 3, तो ये तो क्या आ गया हमारा एफ डॉट जी एक्स आ गया। इसी प्रकार हमें क्या फाइंड करना है, जी डॉट एफ एक्स, तो वो भी देखो, ये नोट कर लेना। हमने एफ डॉट जी ऑफ एक्स फाइंड कर लिया है, अब हम फाइंड करेंगे जी डॉट एफ ऑफ एक्स। क्या फाइंड करेंगे, जी डॉट एफ ऑफ एक्स, इसको किस प्रकार लिखते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, इसको लिखते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम x की वैल्यू रखेंगे 1, 2 एंड 3, फिर इस फंक्शन को निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं g ऑफ f ऑफ 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताओ, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, f ऑफ 1 की वैल्यू है 3, तो g ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई, g ऑफ 3 की वैल्यू आ गई 4। इसी प्रकार g ऑफ f ऑफ 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1। अब g ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ गया 2। इसी प्रकार g ऑफ f ऑफ 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, g ऑफ f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी थी, f ऑफ 3 की वैल्यू 4 थी, तो g ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 आ गया। इसी प्रकार g ऑफ f ऑफ 4, अब f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है बताओ, f ऑफ 4 की वैल्यू है 2, तो यहाँ 2 लिख दूंगा मैं। g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, g ऑफ 2 की वैल्यू है 3, तो ये हमारा आ गया
जी डॉट एफ एक्स, और हमने सब इससे पहले एफ डॉट जी एक्स फाइंड कर लिया, दोनों हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था। यहां तक नोट करो आप एक बार। तो आगे लिखो, इसमें हम लिखेंगे एफ डॉट जी और जी डॉट एफ, जो हमने फाइंड किया है उसको परमुटेशन के रूप में लिख रहे हैं। तो लिखो एफ डॉट जी 1 2 3 4, ये अब यहां पर क्या चीज आएगी, एफ डॉट जी, यानी हमने एफ ऑफ जी अगर हमने 1 लिया था तो फिर क्या आया था वो बताओ। हमने इससे पहले जहां पर एफ डॉट जी एक्स किया था तो जो ये वैल्यू आ रही थी 1 रखने पे, 2 रखने पे, 3 रखने पे, 4 रखने पे, वो वैल्यू कितनी आ रही है बताओ आप एक बार। 1 4 2 3 आ रही थी आपकी, कितनी आ रही थी 1 4 2 3, यानी हमने g ऑफ x यानी g के स्थान x के स्थान पे हमने क्या किया था g ऑफ 1, तो फिर हमारा क्या गया था 1 आया था। g ऑफ 2 किया था तो कितना आया था 4 आया था। g ऑफ 3 किया था या f कर रहा हूं, इसी प्रकार g डॉट f कर रहा हूं तो परमुटेशन क्या बनेगा, परमुटेशन ग्रुप 1 2 3 4 क्या बनेगा बताओ। 1 किया तो क्या आया था 4, 2 किया तो क्या आया 2, और 3 किया तो क्या आया 1, और 4 किया तो क्या आया 3, तो ये हो गया। अब ये बताओ आपस में इक्वल है क्या, नहीं, तो क्या हो गया फिर यहां से एफ डॉट जी नॉट इक्वल टू जी डॉट एफ। आ रही है बात समझ में। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार हम गुणन करते हैं परम्यूटेशन के। ठीक है, यहां तक नोट कर लो और साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लो जो अभी नोट नहीं कर रहा है। आगे देखो, अब इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी दो क्रमचों की तुल्यता, यानी दो क्रमचों में इक्विवेलेंट क्या है, यानी तुल्यता क्या है, उनमें समानता क्या है। ठीक है, तो माना किसी n कोटि के परिमित समुच्चय A पर परिभाषित दो समान घात के क्रमचय, यानी उनकी घात क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो वो क्या है, f तथा g हैं। तो क्रमचय परस्पर तुल्य होंगे यदि उनके प्रतिबिंब समान हो, यानी उन क्रमचयों के यानी उन परमुटेशंस के क्या हो, प्रतिबिंब समान हो। अगर दो कोई क्रमचय हैं f और g, अब आपस में तुल्य कब कहलाएंगे, जब उनके प्रतिबिंब क्या हो, समान हो। यदि उनके प्रतिबिंब समान हो, दोनों क्रमचय परस्पर तुल्य होंगे, परस्पर आपस में इक्वल कब होंगे, जब उनके क्या प्रतिबिंब समान हो। आ रही है बात समझ में। दो क्रमचयों की तुल्यता क्या है, अगर दो क्रमचय तुल्य कहलाएंगे उनके प्रतिबिंब क्या हो, समान हो दोनों के। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो दोबारा से, डेफिनेशन है माना किसी n कोटि के परिमित समुच्चय A पर परिभाषित दो समान घात के क्रमचय f तथा g हैं, यानी समान घात के क्या है, दो क्रमचय हैं g व f हैं। तो क्रमचय परस्पर तुल्य होंगे कब होंगे, यदि उनके प्रतिबिंब क्या हो, समान हो। तो ये तो डेफिनेशन हो गया हमारी दो क्रमचयों की तुल्यता की। जैसे f एंड g है, दो आपस में इक्वल या तुल्य कब होंगे, जब इनकी क्या हो, प्रतिबिंब भी समान हो, यानी इमेज भी समान हो। तो f ऑफ x किसके इक्वल आना चाहिए, g ऑफ x के इक्वल आना चाहिए। x कहां से है, सेट A से है, प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी तत्समक क्रमचय। तत्समक क्रमचय क्या होता है, यानी आइडेंटिटी परम्यूटेशन। देखो इसके डेफिनेशन, यदि किसी
परिमित समुच्चय ए का क्रमचय इस प्रकार हो कि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब स्वयं में हो, यानी प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब क्या हो, स्वयं के अंदर हो तो ऐसे तत्समक क्रमचय कहलाते हैं। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दोबारा से देखो, यदि किसी परिमित समुच्चय ए का क्रमचय यानी कोई भी ही फाइनाइट सेट है ए, उसका क्रमचय इस प्रकार हो कि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब स्वयं हो, तो उसे क्या कहते हैं, तत्समक क्रमचय कहते हैं। अरे ये बात समझ में, डेफिनेशन आ गई होगी समझ में यहाँ तक। एग्जाम्पल देख लो, आइडेंटिटी ए बी सी, तो स्वयं ही प्रतिबिंब है, ए का प्रतिबिंब ए है, बी का प्रतिबिंब बी है और सी का प्रतिबिंब क्या है, सी है। तो ऐसे परम्यूटेशन को क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी परम्यूटेशन यानी तत्समक क्रमचय बोलते हैं। आगे होगी बात समझ में यहाँ तक डेफिनेशन। आगे डेफिनेशन है प्रतिलोम क्रमचय, इनवर्स परम्यूटेशन क्या होता है, इसके डेफिनेशन देखो आप। यदि किन्हीं दो क्रमचयों का गुणनफल किन्हीं दो क्रमचयों का गुणनफल क्या हो जाए, तत्समक अवयव हो, तो ऐसे क्रमचयों को यानी परम्यूटेशंस को एक दूसरे का प्रतिलोम क्रमचय कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, 1 2 3 4 2 3 1 4 का प्रतिलोम क्या है, 3 1 2 4। किस प्रकार होगा, देखो 1 2 3 4 2 3 1 4, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, देखो 1 का प्रतिलोम क्या होना चाहिए, 3, तो 1 का प्रतिलोम 3 हो गया। 2 का प्रतिलोम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो 2 का प्रतिलोम क्या हो गया, 1 हो गया। 3 का प्रतिलोम क्या होना चाहिए, 2, तो देखो 3 का प्रतिलोम 2 और 4 का 4 है ही। और ये बात समझ में, यानी एक दूसरे के क्या हो, इनवर्स हो, प्रतिलोम हो, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रतिलोम क्रमचय बोलते हैं। और ये बात समझ में, ये तीनों डेफिनेशन अच्छे से एक बार देख लेना, आगे जब हम थ्योरम्स करेंगे उनमें इनका यूज आएगा, तो ये आप यहाँ तक एक बार इनको अच्छे से कवर कर लेना, समझ लेना थ्योरम्स इस डेफिनेशंस क्या कहना चाहती है। जब इनका थ्योरम्स में यूज होगा तो किस प्रकार करेंगे वो भी आप देखोगे आगे, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी अभी तक नोट नहीं कर रहा हो तो मैं मिटा देता हूँ इसको अभी। तो हमारी थ्योरम है n संकेतों के n फैक्टोरियल क्रमचयों का समुच्चय Pn क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक परिमित ग्रुप होता है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, देखो n फैक्टोरियल क्रमचयों का कोई समुच्चय है Pn, ठीक है, तो क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक परिमित ग्रुप होता है। तो वो किस प्रकार होगा, ग्रुप की आपको पता है 4 प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, समवर्तता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साचर्यता, आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, तो क्या हो गया, तत्समक अवयव का अस्तित्व और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। ये चारों कंडीशन अगर यहाँ पर हम प्रूफ कर देंगे तो हमारी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। ये तो बहुत इजी थ्योरम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो हमें दे रखा है उन्हें हम पहले लिख लेते हैं। माना एस में क्या है, एन एलिमेंट है, वो क्या है, परिमित समूह है। तो किस प्रकार होगा, एस में एन एलिमेंट हो गए और ये क्या हो गए, फाइनाइट है, ये हमने यहाँ पर नोट कर दिया। फिर हमने मान लिया कि एस पर परिभाषित एन फैक्टोरियल क्रमचयों का समुच्चय क्या है, Pn, ये हमने मान लिया। फिर क्या करेंगे, माना एस में 2 क्रमचय हैं, एफ है, जी है, जी परिभाषित हैं, वो कहाँ से हैं, Pn से हैं। अब ये बताओ मेरे को एफ और जी इकाई के आच्छादक है, कैसे, डेफिनेशन से। क्रमचय के डेफिनेशन से हमने क्या बता दिया कि एफ और जी क्या है, इकाई की और आच्छादक हैं। तो फिर क्या करेंगे, तो हमें सिद्ध करना है कि Pn क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए क्या है, ग्रुप है। तो ग्रुप के लिए वही चारों कंडीशन। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे दिखाएंगे, देखो संवर्तता के लिए एफ और जी क्या है, 2 क्रमचय हैं, कहाँ से हैं, Pn से हैं। तो एफ ऑफ जी यानी एफ डॉट जी और जी डॉट एफ भी किस में आएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन भी किस में आएगा, Pn में आएगा। ऑब्वियसली बात है। अगर ये चीज मैंने क्या बताई थी, द्विचर संक्रिया, आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा होगा। तो यहाँ से मैं एफ और जी में किससे कहाँ से लेके चल रहा हूँ, Pn में लेके चल रहा हूँ, तो इनका गुणन भी क्या होगा, Pn में होगा। तो हम जानते हैं कि 2 एकैकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एक एकैकी और आच्छादक होता है। कहाँ से है ये बात कि 2 एकैकी आच्छादक फलन होते हैं, उनका कंपोजिट फंक्शन भी क्या होता है, एकैकी आच्छादक होता है। अतः Pn में क्रमचय गुणन संवर्त है। संवर्तता के नियम के डेफिनेशन की पालना हुई, कैसे हुई कि हमें पता है एकैकी व आच्छादक फलनों का
संयुक्त फलन भी एक एकैकी आच्छादक होता है। कैसे होता है ये आपको पता होगा। एकैकी आच्छादक कैसे है, डेफिनेशन से है। और तो इनका कंपोजिट फंक्शन, इनका कंपोजिट फंक्शन भी क्या होता है, एकैकी आच्छादक होता है। तो लिख देंगे अतः Pn में क्रमचय क्या है, समवर्त है। आगे तीनों प्रॉपर्टी लिखते हैं साथ में। तो आगे देखो, अब करेंगे हम एसोसिएट प्रॉपर्टी साचर्यता के लिए। उसके पश्चात करेंगे हम तत्समक अवयव का अस्तित्व। अगर तत्समक अवयव का अस्तित्व हमें मिल जाता है तो फिर हम देखेंगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। ठीक है, साथ के साथ नोट करते रहना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, जो भी आपके साथ स्टडी कर रहे हैं, बीएससी में हैं। जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो आगे देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साचर्यता। तो साचर्यता देखो किस प्रकार कहेंगे। साचर्यता के लिए हमें 3 इसमें क्रमचय चाहिए, एफ, जी और एच। तो हम जानते हैं फलनों का संयोजन भी हमेशा साचर्य होता है। ये चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्म है कि संयोजित फलन यानी कंपोजिट फंक्शन भी क्या होता है, साचर्यता नियम का पालन करता है। तो किस प्रकार हम ले लेते हैं, एफ, जी और एच किस में है, Pn में है। तो एफ जी ऑफ एच इक्वल में किस प्रकार लिख सकते हैं इसको, एफ ऑफ जी ऑफ एच। इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एच। अब जी ऑफ एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी एच। अतः समुच्चय Pn में साचर्य हो गया। हमें ये तो प्रूव करना था, हम लेके चले जी एफ ऑफ एच और दिखा क्या दिया, एफ ऑफ जी एच। ये तो दिखाना था। ए स्टार बी स्टार सी लेके चले, फिर इन दोनों का हमने क्या कर दिया, अलग से दिखा दिया, जी एच ऑफ एफ। ये तो हमें इसमें प्रूफ करना था। साचर्यता में क्या प्रूफ करना होता है हमें, ए स्टार बी अगर स्टार सी हो तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी के। ये तो हमें प्रूफ करना होता है, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो अतः बोल देंगे समुच्चय Pn में क्या है, साचर्य है। अगला है तत्समक अवयव का अस्तित्व, आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस। तो माना I बिलोंग्स टू Pn, I किस में बिलोंग कर गया, Pn में। तो इसे सच दैट I ऑफ xi को किस प्रकार लिखेंगे, किसके इक्वल, xi के इक्वल लिखेंगे। आ रही है बात समझ में। xi बिलोंग्स टू S फॉर ऑल, f बिलोंग्स टू n के लिए। तो देखो f ऑफ i xi। तो अब यहाँ से बताओ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ बड़ा कोष्टक i ऑफ x लिख सकता हूँ, लिख दिया। ये देखो i xi। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ टोटल को f ऑफ xi, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये xi। तो f xi और f xi को फिर मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल F ऑफ i। इसे क्या लिखते हैं, f लिखते हैं। ये नोटेशन ध्यान में रखना, f ऑफ यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, वही एलिमेंट आएगा। तो क्या आ गया, कैपिटल F आ गया। इसी प्रकार मैं I ऑफ F लेके चलूँ, पहले आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट F को, तो फिर क्या आएगा, I ऑफ F xi इक्वल में। अब देखो I f ऑफ xi, अब I को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो वही आता है, तो f ऑफ xi। अब यहाँ a क्या हो जाएगा, कैपिटल I ऑफ f, कैपिटल F। I को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो वही एलिमेंट आता है, तो क्या आ गया, f आ गया। आ रही बात समझ में। तो ये हमारा क्या हो गया, तत्समक अवयव का अस्तित्व हो गया, यानी f i किसके इक्वल आ गया, f के, और i f भी किसके इक्वल है, f के। तो फिर क्या हो गया, अतः Pn का तत्समक अवयव है तथा इसका Pn में अस्तित्व भी है। ये चीज़ समझ में आ रही है। आइडेंटिटी एलिमेंट में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बेझिझक बता सकता है, कमेंट करके भी और मैसेज करके, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे सभी के। तो बताओ यहाँ तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। एक बार दोबारा से देख लो इन चीज़ों को। साचर्यता के लिए क्या कंडीशन होती है, ए स्टार बी स्टार सी ये इक्वल होना चाहिए। तो मैंने दिखा दिया, जी एफ ऑफ जी क्या मैंने ऑपरेशंस किया किसके साथ, एच के साथ, कंपोजिट फंक्शन लिया एच के साथ, और मैंने किसके साथ दिखा दिया, एफ ऑफ जी एच। ये तो हमारा हो गया
साचर्यता। अब तत्समक अवयव का अस्तित्व कब होगा, जब हमें आई एलिमेंट लेके चल रहा हूँ Pn में से, आई ऑफ एक्स आई को इस प्रकार लिखेंगे एक्स आई, क्यों, क्योंकि आई क्या है, आइडेंटिटी है। अब देखो एफ ऑफ आई को और आई ऑफ एफ को मैं इक्वल दिखा रहा हूँ, एफ आई और आई डॉट एफ किसके इक्वल आ रहा है, एफ के इक्वल आ रहा है, तो बोल देंगे Pn में तत्समक है, अतः Pn का तत्समक अवयव है तथा इसका Pn में अस्तित्व भी है। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब हमारा लास्ट होगा प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, तो यहाँ तक नोट करो आप। लास्ट है हमारा इसमें प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, ठीक है। फिर हमारा अगर प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व भी हमें मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, ये ग्रुप हो जाएगा। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो ग्रुप हो जाएगा। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। नेक्स्ट है हमारा प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। माना f बिलोंग्स टू Pn कोई स्वेच्छ अवयव है तथा f समुच्चय S से S पर परिभाषित इकाई के आच्छादक फलन है, अतः f इनवर्स भी समुच्चय S से S पर परिभाषित एक फलन विद्यमान है तथा हम जानते हैं कि एक इकाई के आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी क्या होता है, इकाई के आच्छादक होता है। यानी कोई फंक्शन इकाई के आच्छादक है तो उनका इन्वर्स भी क्या होगा, इकाई के आच्छादक होगा। ये चीज हम 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अतः एफ इनवर्स भी किस में हो गया, Pn में हो गया। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के, या एफ इनवर्स ऑफ एफ किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के। तो Pn के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम कहाँ विद्यमान हो गया, Pn में हो गया। तो Pn के प्रत्येक अवयव का विद्यमान कहाँ हो गया, Pn में हो गया। ये हमें दिखाना था। अतः Pn क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए क्या बन गया, ग्रुप बन गया तथा इसका ग्रुपांक क्या होगा, n फैक्टोरियल। यह ग्रुप क्रमचों का सम्मित ग्रुप भी कहलाता है। यह ग्रुप क्या कहलाता है, सम्मित ग्रुप भी कहलाता है क्रमचों का, ठीक है। थ्योरम कंप्लीट, ये हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम चक्रीय क्रमचय पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को अच्छे से देखो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट करके जरूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।